लोकतंत्र की कहानी प्राचीन ग्रीस से शुरू होती है, खासकर एथेंस शहर से। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास एथेंस के लोगों ने सरकार का एक नया तरीका इजाद किया। इस तरीके को लोकतंत्र कहा गया, जिसका मतलब है जनता का राज। यह अपने समय के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव था। लोकतंत्र से पहले ज्यादातर समाजों पर राजाओं या खास लोगों के छोटे समूहों का राज होता था, लेकिन एथेंस के लोकतंत्र ने आम नागरिकों को यह अधिकार दिया कि वे अपनी सरकार में अपनी बात कह सकें। यह उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ा बदलाव था। एथेंस में लोकतंत्र का विकास धीरे धीरे हुआ। यह उस शहर राज्य के सामाजिक और राजनीतिक कारणों से प्रभावित था। सरकार में नागरिकों की भागीदारी का विचार इस प्राचीन ग्रीक शहर में जड़ पकड़ गया और फला फूला। एथेंस का लोकतंत्र एक सीधा लोकतंत्र था। इसका मतलब था कि नागरिक सीधे तौर पर सरकारी फैसलों में हिस्सा लेते थे। वे सभाओं में जाकर कानूनों और नीतियों पर वोट करते थे। एथेंस के लोकतंत्र का दिल था सभा। कोई भी वयस्क पुरुष नागरिक इसमें शामिल हो सकता था। यह जनता की इच्छा की सच्ची अभिव्यक्ति थी। एक और महत्वपूर्ण संस्था थी 500 की परिषद। ये निकाय एथेंस के रोजमर्रा के कामकाज के लिए जिम्मेदार था। जैसे जैसे एथेंस की शक्ति कम होती गई, रोमन गणराज्य का उदय हुआ। रोमनों ने ग्रीक लोकतंत्र के कुछ पहलुओं को अपनाया। रोम ने एक गणराज्य विकसित किया, जहां नागरिक प्रतिनिधियों का चुनाव करते थे। रोमन गणराज्य में एक जटिल संरचना थी। सीनेट का बहुत प्रभाव था। नागरिकों की सभाएं कानूनों पर मतदान करती थीं, हालांकि सभी निवासियों को समान अधिकार नहीं थे। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप मध्य युग में प्रवेश कर गया। इस अवधि के दौरान लोकतंत्र काफी हद तक राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो गया। सामंती व्यवस्थाओं और राजतंत्रों का अधिकांश यूरोप में बोलबाला था। सत्ता राजाओं और रईसों के हाथों में केंद्रित थी। मध्य युग के दौरान कैथोलिक चर्च का भी बहुत अधिक अधिकार था। धार्मिक सिद्धांत ने राजनीतिक विचार को बहुत प्रभावित किया। ईश्वरीय अधिकार की अवधारणा, यह विश्वास कि सम्राटों को उनका अधिकार ईश्वर से प्राप्त होता है, प्रचलित हो गया। इसने शासकों की शक्ति को और मजबूत किया। लोकतांत्रिक सरकारों की अनुपस्थिति के बावजूद लोकतांत्रिक विचार के कुछ बीज बने रहे। कुछ कस्बों और शहरों में स्थानीय परिषदों ने सीमित रूप से स्वशासन के रूपों को बरकरार रखा। इन संस्थानों ने नागरिक भागीदारी की एक झलक प्रदान की, यद्यपि छोटे पैमाने पर। लोकतंत्र के अंगारे, हालांकि धुंधले थे, जीवित रखे गए थे। भाग 5, पुनर्जागरण और सुधार परिवर्तन के बीच। 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ पुनर्जागरण शास्त्रीय विचारों में नए सिरे से रुचि का दौर था। विचारकों और कलाकारों ने प्राचीन ग्रीस और रोम के लेखन और कला को फिर से खोजा। इससे सरकार और व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में नई चर्चाएं शुरू हुईं। 16वीं शताब्दी में एक धार्मिक आंदोलन सुधार ने कैथोलिक चर्च के अधिकार को और चुनौती दी। मार्टिन लूथर जैसे सुधारकों ने व्यक्तिगत विवेक और धर्म ग्रंथ की व्याख्या पर जोर दिया। अधिकार पर यह सवाल राजनीतिक क्षेत्र तक भी फैला हुआ था। पुनर्जागरण और सुधार ने भविष्य के लोकतांत्रिक विकास के लिए बौद्धिक आधार तैयार किया। मानवतावाद, तर्क और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर ने मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दी। प्राकृतिक अधिकारों और सामाजिक अनुबंध के विचार उभरने लगे। भाग 6, अटलांटिक के पार क्रांतियां, नए लोकतंत्रों का उदय। 18वीं शताब्दी में 2 महत्वपूर्ण क्रांतियां देखने को मिलीं, जिन्होंने राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियां। प्रबुद्धता के आदर्शों से प्रेरित होकर इन क्रांतियों ने राजशाही शासन को चुनौती दी और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का समर्थन किया। अमेरिकी क्रांति ब्रिटिश शासन के खिलाफ औपनिवेशिक शिकायतों से प्रेरित होकर संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्माण का कारण बनी। स्वतंत्रता की घोषणा, जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज की अपनी घोषणा के साथ अमेरिकी तटों से बहुत दूर तक गूंजी। फ्रांसीसी क्रांति सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल का एक कठिन दौर ने सामंतवाद को समाप्त कर दिया और मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा की। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श पूरे यूरोप और उसके बाहर फैल गए। इन क्रांतियों ने लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। भाग 7, लोकतंत्र का मार्च 19वीं और 20वीं सदी। 19वीं और 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र का व्यापक विस्तार हुआ। मताधिकार के लिए आंदोलनों, वोट देने के अधिकार ने गति पकड़ी। कई देशों में
महिलाओं और हाशिए पर मौजूद समूहों ने राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के अधिकार के लिए संघर्ष किया और जीत हासिल की। औद्योगिक क्रांति और मजदूर वर्ग के उदय ने भी अधिक से अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांगों को हवा दी। समाजवादी और मजदूर आंदोलनों ने श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक न्याय की वकालत की। इससे दुनिया के कई हिस्सों में मतदान के अधिकारों का विस्तार हुआ और कल्याणकारी राज्यों का विकास हुआ। 20वीं शताब्दी में अधिनायकवादी शासनों का उत्थान और पतन भी देखा गया। फासीवाद और साम्यवाद की भयावहता ने लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व पर प्रकाश डाला। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना हुई, जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देते हैं। इस संविधान ने मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित किया और सरकार की एक संसदीय प्रणाली स्थापित की। 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत ने एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। लोकतंत्र की ओर भारत की यात्रा एक उल्लेखनीय कहानी है। भाग 8, भारत की लोकतांत्रिक यात्रा। पूर्व में एक प्रकाश स्तंभ, नियमित चुनाव, एक जीवंत नागरिक समाज और एक स्वतंत्र न्यायपालिका भारत की लोकतांत्रिक भावना का प्रमाण है। भारत की लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता अपनी चुनौतियों के बावजूद अन्य विकासशील देशों के लिए प्रेरणा का काम करती है। गरीबी, असमानता और सामाजिक विभाजन जैसी समस्याओं का सामना करने के बावजूद भारत लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखे हुए है। भारत का लोकतांत्रिक प्रयोग एक सतत प्रक्रिया है। देश की यात्रा लाखों लोगों की स्वशासन की आकांक्षाओं को दर्शाती है। देश का अनुभव विविध संदर्भों में लोकतंत्र के लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता को प्रदर्शित करता है। भाग 9, लोकतंत्र। आज एक वैश्विक परिदृश्य। आज लोकतंत्र को दुनिया भर में सरकार का सबसे प्रचलित रूप माना जाता है। हालांकि दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थिति में काफी भिन्नता है। जहां कुछ देशों में सुस्थापित लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, वहीं अन्य को लोकतांत्रिक प्रथाओं को मजबूत करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और बदलते सामाजिक मानदंड लोकतांत्रिक परिदृश्य को आकार देना जारी रखते हैं। सोशल मीडिया का उदय, जहां नागरिक जुड़ाव के नए रास्ते प्रदान करता है, वहीं दुष्प्रचार और ध्रुवीकरण से संबंधित चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है। अपनी खामियों के बावजूद लोकतंत्र कई लोगों के लिए सरकार का सबसे वांछनीय रूप बना हुआ है। यह सहमति, जवाबदेही और व्यक्तिगत अधिकारों के सम्मान के आधार पर शासन की एक प्रणाली प्रदान करता है। लोकतंत्र के बारे में चल रही वैश्विक बातचीत इसके स्थायी आकर्षण को दर्शाती है। भाग 10, लोकतंत्र के लिए चुनौतियां, खतरे और चिंताएं। 21वीं सदी में लोकतंत्र को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक असमानता, राजनीतिक ध्रुवीकरण और गलत सूचनाओं का प्रसार लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थानों के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। लोकतंत्र के भविष्य की रक्षा के लिए इन चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोकलुभावनवाद और राष्ट्रवाद के उदय ने भी लोकतांत्रिक मानदंडों के क्षरण के बारे में चिंता जताई है। ये आंदोलन अक्सर सामाजिक विभाजनों का फायदा उठाते हैं और लोकतांत्रिक संस्थानों में विश्वास को कम करते हैं। बाहरी खतरे, जैसे कि सत्तावादी प्रभाव और चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप, लोकतांत्रिक देशों के लिए भी चुनौतियां पेश करते हैं। इन खतरों का मुकाबला करने के लिए चुनावी अखंडता की रक्षा करना और मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देना आवश्यक है। भाग 11, लोकतंत्र का भविष्य, आशा और लचीलापन। चुनौतियों के बावजूद लोकतंत्र का भविष्य आशा और लचीलेपन पर टिका है। समकालीन मुद्दों के समाधान के लिए नागरिक जुड़ाव, शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण बनी हुई है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए संवाद, सहिष्णुता और विविध दृष्टिकोणों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना आवश्यक है। 21वीं सदी की वैश्विक अन्योन्याश्रयता विभिन्न लोकतांत्रिक अनुभवों से सहयोग और सीखने के अवसर प्रदान करती है। एक उज्जवल भविष्य के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, लोकतांत्रिक आंदोलनों का समर्थन करना और वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र की कहानी एक सतत यात्रा है। इसके लिए निरंतर सतर्कता, अनुकूलन और उभरती चुनौतियों का समाधान करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखकर और रचनात्मक संवाद में शामिल होकर हम सभी के लिए अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने का प्रयास कर सकते हैं।